अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी अहम टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इट्स अबाउट बार्टर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरा काम है ट्यूब लाइट्स बनाना, और ट्यूब लाइट्स बनाने के लिए ग्लास मैं एक कंपनी से पर बाय करता हूँ, यानी वो मेरा सप्लायर, और वो ग्लास और भी बहुत सारे लोगों को डिफरेंट कामों के लिए सप्लाई करता है, राइट। अब हमेशा मैं उससे ग्लास खरीदता था। इस बार जब मैं उससे ग्लास खरीदने गया ना, तो उसने कहा कि आप मुझसे ग्लास खरीद रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ट्यूब लाइट्स दे दो जो कि मुझे अपनी ही कंपनी में, अपनी ही प्रेमिसेस में यूज़ करनी है, अपनी प्रेमिसेस में फिक्स करने के लिए यूज़ करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब इस बार डील क्या हुई, मैं उससे ग्लास यानी रॉ मटेरियल बाय कर रहा हूँ, और इन रिटर्न मैं उसे पैसे नहीं दे रहा, कैश नहीं दे रहा, बल्कि इन रिटर्न मैं अपनी ट्यूब लाइट्स दे रहा हूँ। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कुछ लोग कहते हैं, और वाकई ये एक इशू है, कि IFRS 15 के अंदर एक एक्सक्लूजन क्लॉज है। एक्सक्लूजन क्लॉज यानी वो एक ऐसा एरिया है जिसको IFRS 15 ने एक्सक्लूड कर दिया, जिसमें रेवेन्यू बुक नहीं होता, और वो ये है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। क्योंकि ये भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज था, मैं ट्यूबलाइट दे रहा था, वो ग्लास। नॉन मॉनेटरी exchanges between entities in same line of business to facilitate sales to customer और potential customer। ये वाली जो लाइन है ना, ये एक्सक्लूजन क्लॉज है। पहला सवाल ये है कि ये लाइन क्या चीज है, गौर से सुनिए। लेट अस से दो कंपनीज है, दो ऑयल कंपनीज है, एक शेल है और एक पीएसओ है। शेल के ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल लाहौर में है, और पीएसओ के ज्यादा ऑपरेशंस कराची में है, राइट, ओके। तो शेल के पास लाहौर में पेट्रोल और फ्यूल पड़ा हुआ है, और पीएसओ के पास कराची में। अचानक से क्या हुआ कि शेल को एक डिलीवरी करनी थी गुड्स की, यानी ऑयल की डिलीवरी करनी थी कराची में, और पीएसओ को करनी थी कहां पे, लाहौर में। तो अब एक ऑप्शन तो ये है कि ये पूरी पूरी वो लोड करके भेजें वहां तक, तो इतनी हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी। तो शेल ने पीएसओ को बोला कि तुम मेरे कस्टमर को दे दो, और मैं तुम्हारे कस्टमर को दे देता हूं। यानी इन अदर वर्ड्स हो क्या रहा है कि शेल पीएसओ से ऑयल बाय करके अपने कस्टमर को बेच रहा है, और पीएसओ शेल से ऑयल बाय करके अपने कस्टमर को बेच रहा है। तो अब ये जो इनके बीच में आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है, ऑयल के बदले ऑयल चेंज हो रहा है ना, ये इसको ऑयल दे रहा है, वो भी इसको ऑयल दे रहा है। तो अब ये देखें, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, और ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस, दोनों ऑयल का काम कर रहे हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। और दोनों ये काम क्यों कर रहे हैं? टू फैसिलिटेट कस्टमर्स, टू फैसिलिटेट कस्टमर। तो इस बार दोनों इदारे कोई सेल्स बुक नहीं करेंगे। जो एक्सचेंज हुआ है ना, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? ताकि डुप्लीकेशन और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ना हो। जरा सोचें एक मिनट के लिए, अब ये टेक्निकल एरिया है बहुत। होगा ये कि जब ये दोनों एक दूसरे को पहले बेचेंगे, तो दोनों अपनी अपनी बुक्स में सेल्स भी रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करेंगे। और फिर जब दोनों फाइनली कस्टमर को बेचेंगे, तो वंस अगेन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट नहीं हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूं कि ओवरऑल इनका नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट तो इन दोनों का सेम ही रहेगा, लेकिन सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट हो जाएगी। तो एक सवाल आता है तालिब इल्म का कि सर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर स्टेट करने से क्या होता है, एंड का प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट तो दोनों का सेम ही रहेगा। नहीं, आपके रेशियोज सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज आप सबको पता है, वो सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं इस वजह से ये एक्सक्लूजन क्लॉज यहाँ अप्लाई होता है। लेकिन ये एक्सक्लूजन क्लॉज इस शेल और पीएसओ की एग्जांपल के लिए तो बेस्ट है। और यहाँ कमर्शियल सब्सटेंस भी अगर आप देखें ना, तो वो भी इस ट्रांजेक्शन का यही है कि यहाँ सेल्स रिकॉर्ड करना आपस में अलाउड नहीं है। लेकिन जो एग्जांपल मैंने ट्यूबलाइट की दी थी, क्या उस पर ये एक्सक्लूजन क्लॉज अप्लाई होता है? अब यहां गौर से देखते हैं। ये 3 पॉइंट्स इस एक्सक्लूजन क्लॉज के बहुत अहम है। सबसे पहली बात, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यस नॉन मॉनेटरी है। मैं उसे ट्यूबलाइट दे रहा हूं और वो मुझे ग्लास दे रहा है, जो मेरा सप्लायर है। ये पॉइंट मीट हो रहा है। नंबर 2, सेम लाइन ऑफ बिजनेस, नो, नहीं। मेरा काम है ट्यूबलाइट बेचना, और उस सप्लायर का काम है ग्लास बेचना, और वो ग्लास कितनों को बेच रहा है, तो हमारा सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। नंबर 3, ये जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या हम अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने कर रहे हैं? नो। उसने मुझसे ट्यूबलाइट क्यों मांगी थी? उसने अपनी प्रेमिसेस में लगाने के लिए मांगी थी। तो टू फैसिलिटेट कस्टमर वाला पॉइंट भी यहां मीट नहीं हो रहा। तो जरा सोचें, ये एक्सक्लूजन क्लॉज इस वाले मॉनेटरी एक्सचेंज पे अप्लाई नहीं होगा। तो बच्चा कहता है सर फिर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? अब जरा गौर से सुने, मैं अपनी बुक्स में बता रहा हूं। मेरा काम था ट्यूबलाइट में डील करना। तो इस बार जब मैं ट्यूबलाइट मैंने उसको बेची, क्योंकि उसने मुझे बोला ट्यूबलाइट दे दो और मैं आपको रॉ मटेरियल देता हूं। तो इस बार जब मैं ट्यूबलाइट सेल कर रहा हूं उसको, तो इन रिटर्न वो मुझे दे रहा है क्या? रॉ मटेरियल, यानी नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है। तो IFRS 15 कहता है कि जब भी नॉन कैश कंसिडरेशन आ रही हो, तो उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो उस चीज की फेयर वैल्यू होगी, जो मैं रिसीव कर रहा हूं, उसकी फेयर वैल्यू पर मैं अपनी ये ट्रांजेक्शन की सेल्स हिट करूंगा। लेकिन हाँ, ये बात भी याद रखें कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन में हमारी और उसकी चीज की फेयर वैल्यू सेम ही होगी। ऑब्वियस सी बात है, तभी डील होगी ना। तो देखें, होगा ये कि मैंने उससे ग्लास की इन्वेंटोरी ली, तो मैं इन्वेंटोरी या परचेजेस ऑफ द ग्लास डेबिट करूंगा, और अपनी सेल्स, जो ट्यूबलाइट की सेल्स है, वो क्रेडिट कर दूंगा।
अब एक बच्चों वाली बात जो सबको पता है, जिस पीरियड में मैं सेल्स बुक कर रहा हूं अपनी ट्यूबलाइट की, उसी पीरियड में अपनी ट्यूबलाइट की कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स की लेटेस्ट से मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि मेरी कॉस्ट होती है 800, तो मैं उसी पीरियड में कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली ये एंट्री बना दूंगा और इस तरह ये ट्रांजेक्शन बुक हो जाएगी। हाँ, ये टेक्निकल इशू था और ये एक्सक्लूजन क्लॉज बहुत अहम है, इसको जरा इस पे बड़ी बहुत कुछ, इस पे बहुत मसले मसाइल भी हैं। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आएगी। अगर मजा आया तो जरूर इस पे कमेंट करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इफ यू वांट द कंप्लीट कोर्स ऑफ IFRS यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।